बच्चों, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मैं यहाँ एक और चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और बहुत सारे आंसर्स भी मैं कराते चलूँगा। जितना आपको यहाँ से हो पाएगा ठीक है, नहीं तो आप जो मैंने पढ़ाया है पहले क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ करना, तुम कॉमेंट में बताना कि इससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि आगे मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ ये मुझे पता चले। ये तुम जरूर करना बच्चों। तो यहाँ देख सकते हो आज चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो एक रिवीजन भी होगा तुम्हारा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों, इस चैप्टर से कुछ पूछे या ना पूछे, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, वह धातु एवं अधातु में अंतर करें। धातु और अधातु के अंतरों को लिखें। तो तुम जानते हो बच्चों, इसका आसानी से आंसर कर सकते हो। तो इसके अलावा बच्चों धातु में जानते हो कि धातु में धात्विक चमक होती है, फिर धातु क्या होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं। तो यही सब चीज तुमको क्या करना है, डिफरेंस में लिखना है कि धातु आघात वर्ध्य होते हैं, अधातु आघात वर्ध्य नहीं होता है। धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, अधातु में धात्विक चमक मतलब चमक नहीं पाई जाती। ये सारा चीज तुमको लिखना है। अब नया क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आएगा। तो तुमको इसको उत्तर में लिख देना है कि जब धातु को पीटा जाए तो वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। फिर तन्यता किसे कहा जाता है, तो धातु तन्य होती है, मतलब उसको तान कर पतली तार बनाई जाती है। बच्चों इस चैप्टर को तुमने पढ़ा है तभी इस वीडियो को देखो, तब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट तुमसे डील करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखोगे जैसे सोना हो गया, तो सोना का 1 ग्राम को लेंगे तो इसे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारा धातु का गुण है। तो अंतर जब करना तो धातु के गुण को एक तरफ लिखना, अधातु के गुण को एक तरफ लिख देना। अब धातु देखोगे ये क्या होते हैं, विद्युत, और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, और ताप के भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, या बोले उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यह भी तुम लिख दोगे। अब यहां देखना, अब यहां पर हम लोग को अधातु में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधातु में बस उसका उल्टा उल्टा लिख दो कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, या फिर कुछ अच्छा से लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो अधातु होता है वह रूम टेम्परेचर पे जानते हो, या तो ठोस होता है या तो गैस होता है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो ब्रोमीन है वह एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। ये तुम याद रखना, ये है ब्रोमीन बच्चों। इसके बाद देखोगे तुम यहाँ पर कुछ तुमको एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसको तुमको याद कर लेना है। तो ऑब्जेक्टिव जब मैंने पढ़ाया था तो इन सारे एक्सेप्शंस को तुमको पढ़ाया था। जैसे सबसे पहला क्या है, मरकरी के बारे में, कि जो मरकरी है वह रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, द्रव होता है, जबकि मरकरी क्या है बच्चों, एक धातु है। तो यहाँ लिख सकते हो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी क्या होता है, द्रव होता है। इस तरीके से तुम देख सकते हो जो गैलियम और सीजियम है उसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। उसको हाथ पे रखोगे तो इसी के ताप से क्या हो जाएगा, वो गल जाता है। इस तरीके से तुम देखोगे आयोडीन अधातु हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन के बारे में बोला जाता है कि आयोडीन क्या होता है, अधातु है, लेकिन क्या है, चमकीला है। बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि कार्बन अलग अलग अपर रूपों में पाया जाता है। इससे भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव में। पहला हो गया बोलो ग्रेफाइट, फिर हीरा हो गया, फिर फुलरीन के रूप में पाया जाता है। तो जो हीरा होता है बच्चों, उससे विद्युत का वो सुचालक नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से जो ग्रेफाइट है बच्चों, वह उसका उल्टा हो जाएगा, वह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या धातु हैं बच्चों, धातु हैं फिर भी नरम हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। अब आगे देख सकते हो बच्चों, आगे यहाँ देख सकते हो ये क्वेश्चन देखो, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ये सारा क्वेश्चन तुमको यहाँ दिया लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछा जाता है। अब धातुओं के रासायनिक गुण हैं, तो इसमें रासायनिक गुण में सारे याद कर सकते हो, या तो इंपॉर्टेंट जो है उनको याद कर सकते हो। जैसे देख सकते हो ये जो धातु है ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर करना है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
अब यहाँ देख सकते हो जो जो धातु का ऑक्साइड है इसका प्रकृति कैसा होता है यह भी याद कर सकते हो। तो इसका प्रकृति क्या होता है बोलो, क्षारीय होता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखोगे जैसे कि कॉपर हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, कॉपर टू ऑक्साइड बनाया। तो यह क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड बना रहा है। कब, जब यह धातु से रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है तब। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर उदाहरण को भी याद कर सकते हो। अब देखना, अब यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है मैं एकदम लिख के देता हूं कि ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये बोलता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो धातु के वे ऑक्साइड जो अम्ल के जैसा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, या क्षार के जैसा, दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं। अम्ल के जैसा भी व्यवहार करते हैं और क्षार के जैसा भी व्यवहार करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी मतलब दोनों, बोथ, मतलब वह अम्ल के जैसा भी व्यवहार करेगा, क्षार के जैसा भी व्यवहार करेगा। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए मतलब कि इस चैप्टर का समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो ये देख सकते हो उदाहरण में यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का नाम दिया गया है। तो यहाँ देखोगे यह क्षार के जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ ये अम्ल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन तुमको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन याद कर लो तो तुम इसको फिर लिख सकते हो। अब नया क्वेश्चन देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण दें। तो पहला उदाहरण तुम देख सकते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड दे सकते हो, और दूसरा क्या देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड का नाम दे सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को तुमको करने होते हैं। ठीक है, अब ये भी याद कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम यदि चाहते हो तो बुक के सारे इंपॉर्टेंट मतलब एकदम चुन चुन के 100 क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन एकदम ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते हो तो फिर कुछ खास क्वेश्चन है जो कि मैं बता रहा हूं, उसको तुम याद करते जाओ। अब यहां देख सकते हो तुम्हारा एनोडीकरण क्या है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का एक एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर भी चढ़ जाता है। यह भी जानते हो कि यदि इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो उस पर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा। लेकिन यदि जानबूझकर उस पर ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ाया जाए तो वह क्या हो जाता है, एनोडीकरण होता है। एनोडाइजिंग इसको इंग्लिश में बोलेंगे। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया यह है। ये तुम एग्जाम में लिख सकते हो। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब यहाँ पर देख सकते हो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन सब को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देख सकते हो कुछ जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ धीमी अभिक्रिया करती है, और कुछ जो है वो बहुत तेजी से, जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह श्वेत प्रकाश के साथ, डैजलिंग फ्लेम के साथ जलना प्रारंभ कर देता है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो देखते हैं उससे कौन कौन से क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब धातु को जल से अभिक्रिया किया जाएगा तो क्या होगा। तो उत्तर दे सकते हो, जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, और यही जब धातु ऑक्साइड उसी जल से और वहीं पे अभिक्रिया करेगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये एक तुम याद कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और वो यह है कि यहाँ देख सकते हो जो आयरन है, आयरन किसके साथ अभिक्रिया करता है। तो तुमको उत्तर देना, आयरन जो है जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है और Fe3O4 का निर्माण करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लो कि आयरन जो है वह जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, न गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, न नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया करता है, बल्कि जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। अब यहाँ देख सकते हो ये क्वेश्चन, तो तुम क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, चैप्टर 1 में भी मैंने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको तुम यहाँ पर लिखते जा सकते हो। अब यहाँ देखना, जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, देखना जब धातु को नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है। ये क्वेश्चन तुमको आ सकता है। तो इसका उत्तर यहाँ देख सकते हो कि जब नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों, यहाँ देखो, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण वह उत्पन्न जो H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, उसको क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है।
इस कारण हाइड्रोजन गैस यहाँ पर नहीं निकलता है। और यहाँ देख सकते हो NO2 NO या N2O का ये फिर ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये याद रखना। अब इसके अलावा ये देखो एक्वारेजिया से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, VVI क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। बोलेगा यहाँ पर कि एक्वारेजिया रॉयल जल या रॉयल जल जिसको बोलेंगे, उसमें किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर दोगे 3:1 में। 3 अनुपात होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात होगा नाइट्रिक अम्ल। तो ये गोल्ड को भी क्या कर देता है, ये घुला लेगा, इसलिए इसका नाम एक्वारेजिया है। अब देखो और क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बता रहा हूं। तो ये तो तुमने पढ़ ही लिया है चैप्टर 1 में। अब यहां देखो, यहां से क्वेश्चन इससे आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन तुम इसको याद कर लेना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां देख सकते हो कम अभिक्रियाशील तत्व हैं, यहाँ तुम्हारा मिडिल वाले हैं, और ये क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ देख सकते हो सोडियम पोटेशियम हो गया, और लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये देख सकते हो सोडियम और पोटेशियम क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जबकि ये बीच वाला देख सकते हो ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है। और यहाँ गोल्ड क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। इस तरीके से तुम यहाँ पर यहाँ देखना, भाप के साथ आयरन का जो अभिक्रिया है वह कराना है तुमको, ये मैंने जो बताया अभी। फिर जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम बोल रहा है, तो इसको भी थोड़ा देख लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी थोड़ा देख लो, ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन देखना यहाँ कैल्शियम का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 का निर्माण करेगा। फिर पोटेशियम और सोडियम में भी यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। तो मैंने बताया तुम हर एक क्वेश्चन को ही याद कर सकते हो, या जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको याद कर सकते हो। तो देख रहे हो तुम्हारी बहुत अच्छी यहाँ पर रिवीजन हो रही होगी। यहाँ देखो जो मैंने बताया, अब देखना यहाँ पर, ये देखो ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का ही है। अब धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, यहाँ आयनिक आबंध से संबंधित क्वेश्चन है। तो धातु और अधातु कैसे यहाँ पर अभिक्रिया करती है एक दूसरे से, तो यहाँ पर मैंने जो डिटेल पढ़ाया उसको तुमको थोड़ा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये सारा जो मैंने डिटेल पढ़ाया थोड़ा सा तुमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, यहाँ पूछेगा आयनिक आबंध क्या होता है। फिर यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है ये एकदम रट लेना। ये क्वेश्चन जो डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये दिख रहा है इसको रट लो। फिर यहाँ देख सकते हो इसको रट लो, दूसरे वाले को, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड को रट लो। और इस तरीके से 3-4 जो हैं उसको क्या कर लो, यहाँ पर रट लो, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज तुम रख सकते हो। फिर इस तरीके का जो यौगिक बन रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बन रहा है उसको बोलते हैं आयोनिक यौगिक। तो उसका गुणधर्म के बारे में तुम 2-4 पॉइंट, तो यहाँ पर आयनिक यौगिकों के कभी कभी गुण पूछ दिए जाते हैं, हमेशा तो पूछा नहीं जाता यूजुअली, लेकिन तुम याद कर सकते हो कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। ये ठोस होते हैं और ये कठोर होते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ तुम्हारे इसके क्या है, गुण है, भौतिक गुण है। जैसे इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पर इसके घुलनशीलता को देख सकते हो। जो वैद्युत संयोजक यौगिक है या आयनिक यौगिक है, दोनों एक ही नाम है, वे यूजुअली जल में घुलनशील होते हैं और केरोसिन, पेट्रोल आदि में ये नहीं घुलते हैं। विद्युत चालकता देख सकते हो कि ये जल में घुलने पे या फिर गलित अवस्था में से विद्युत का क्या होता है, प्रवाह होता है। इस तरीके से, जैसे कि NaCl है तो NaCl से विद्युत का प्रवाह नहीं हुआ, जब जलीय विलयन होगा तो उससे उसका NaCl सोडियम आयन बनेगा और उससे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन आयन बनेगा, उससे क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। तो यहाँ देख सकते हो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में क्या होता है, आयनिक बंध होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये सारे क्वेश्चंस तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो एकदम VVI क्वेश्चन यहाँ पर है, Na2 और MgO का निर्माण को दिखाना है आपको इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। एकदम बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, एकदम VVI क्वेश्चन है। फिर सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये 2 क्वेश्चंस तुमको एकदम याद कर लेना है बच्चों।
ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। अब धातुओं की प्राप्ति है, तो धातु की प्राप्ति में निष्कर्षण से हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वह होता है तुम्हारा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, सबसे पहला क्वेश्चन उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। ये सब एकदम एकदम मतलब आया हुआ क्वेश्चन समझो। तो खनिज किसे कहते हैं तुम देख सकते हो, तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और वैसे खनिज जिसका आसानी पूर्वक लाभ पूर्वक हम लोग किसी तत्व का या बोलेंगे किसी धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं, उसको निकालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अयस्क किसे कहते हैं तुम एकदम याद कर लेना 2 नंबर में। खनिज किसे कहते हैं यह भी याद कर लेना। गैंग किसे कहते हैं यह भी याद कर लेना। गैंग क्या होता है, तो जब धातुओं का निष्कर्षण का मतलब समझो, धातुओं का निष्कर्षण है मतलब कोई मान लो चट्टान है, तो उस चट्टान से हमको धातु को निकालना है, तो वह जो चट्टान है जिसमें खास मात्रा में धातु पाया जाएगा, उस चट्टान को हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। अब उस अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अयस्क से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ तुम्हें, मैं तो यहाँ क्वेश्चन आंसर बताने आया हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं ये बताते चल रहा हूँ। तो ये लिख सकते हो तुम। अब यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा तुमको, यहाँ देखो, यहाँ पर जो मैंने ये चार्ट तुमको याद कराया था, याद करो, यहाँ से 2 क्वेश्चन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। सबसे पहला आएगा निस्तापन किसे कहते हैं और दूसरा किसे है भर्जन किसे कहते हैं। तो देख सकते हो धातु के सल्फाइड से जब धातु का ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्क से हम लोग धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं तो क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें तुमको यहाँ पर ऐड कर देना होगा, इसमें थोड़ा सा ऐड करते हुए इस बात को लिखना पड़ेगा। तो मैं तुरंत तुमको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखना, यहाँ देखो, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। जबकि पूछेगा निस्तापन किसे कहते हैं, तो कार्बोनेट अयस्क को जब सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तापन। तो ये 2 क्वेश्चन भी तुम याद कर लो। अब यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया है वीडियो में, तुम वहाँ पढ़ सकते हो। यदि तुम चाहो तो हर एक क्वेश्चन याद कर लो, और नहीं चाहो तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कम से कम देखते जाओ। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, और वह है थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो थर्म मतलब क्या होता है बच्चों, हीट होता है, उष्मा होता है। तो यहाँ धातु का ऑक्साइड दिख रहा है तुम्हें, धातु का ऑक्साइड से जब हम लोग धातु प्राप्त कर रहे होते हैं तो यहाँ यदि हम लोग एल्युमिनियम का उपयोग करें या फिर यहाँ पर हम लोग किसी और धातु का उपयोग कर रहे हैं जहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखोगे कि यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, जिस कारण से जो हमें धातु मिलता है वह गलित अवस्था मिलता है। ये जो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम लोग धातु प्राप्त करते हैं उसमें जो धातु प्राप्त होता है वह गलित अवस्था में हमें मिलता है। इस कारण से गलित अवस्था मिलता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर रहता है, हीट रहता है, इस कारण से वो गलित अवस्था मिलता है। इस कारण से उसका नाम है थर्मिट अभिक्रिया। इसका उपयोग क्या है, तो रेल की पटरी और मशीन के पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये तुम एग्जाम में लिख देना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो नया क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु का परिष्करण, यानी कि धातु का विद्युत अपघटनी में परिष्करण कैसे किया जाता है। तो कॉपर का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो ये तो मैंने कितना अच्छे से तुमको बताया कि कॉपर धातु का परिष्करण कैसे किया जाता है, ये एकदम याद कर लो बच्चों। एनोड मड क्या होता है, एनोड पंख क्या होता है, यह भी मैंने बताया है। तो कैसे हम लोग कॉपर पतले, यहाँ मोटे कॉपर को एनोड लेते हैं, पतले कॉपर को कैथोड लेते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, फिर यहाँ पर अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं,
विद्युत धारा प्रवाहित करते ही यहाँ से कॉपर हटते जाएगा और इस पर जमते जाएगा। तो ये जो पतला तार था धीरे धीरे मोटा होगा और ये पतला होते जाएगा। ये सब मैंने पढ़ाया है, बहुत ध्यान से तुम उसको एक बार पढ़ लो, याद कर लो। और ये तुम्हारा जो गंदगी नीचे जम जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोड पंख, जो कि एनोड की ओर जमता है। ठीक है, तो इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। तो यहाँ देख सकते हो खनिज क्या है गैंग क्या है, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिख देना है। यहाँ धातु के उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? तो उसका हम लोग क्या कराते हैं, कार्बन के द्वारा उसको क्या कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं। फिर वहां पर विस्थापन अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, या फिर सीधे गर्म किया जाता है। ये तीनों प्रक्रिया तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ संक्षारण से संबंधित क्वेश्चन तुम देख सकते हो। तो कॉपर जो है उसका संक्षारण जब होता है तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। ये याद रखना है कि कॉपर का जब संक्षारण होगा तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा। इस तरीके से देखोगे जो तुम्हारा सल्फर है उसका, सिल्वर है उसका जब संक्षारण होता है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है, ये बात याद रखना है। आयरन का संक्षारण होता है लोहे का तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये संक्षारण से तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे कैसे किया जा सकता है, तो पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन के द्वारा, क्रोमियम लेपन के द्वारा, एनोडीकरण के द्वारा, या मिश्र धातु बनाकर भी हम लोग संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है तुमसे कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पे यदि पेंट किया जाए तो उसको संक्षारण से कैसे रोकेंगे। तो भाई लोहे को जब पेंट किया जाएगा तो उसको बाहर वायुमंडल से उसका संपर्क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे उसमें संक्षारण नहीं होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। यहां देखना मिश्र धातु से कौन कौन क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले अमलगम, मिश्र धातु में यदि हम लोग एक धातु पारद का उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अमलगम, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है तुम्हारा, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, पीतल, एकदम याद कर लो। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, देख लो, कांसा बोलते हैं, ये याद कर लो। फिर सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं, जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए किया जाता है, ये याद कर लो। 3 क्वेश्चन यहाँ से याद कर लो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लगभग क्वेश्चंस मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा और तुम आसानी से उसको कर सकते हो। तो तुम बताना बच्चों कैसा लग रहा है ये सारा सीरीज, तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हें फायदा हो रहा होगा। एक सरसरी निगाह से पूरा चैप्टर मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो बच्चों यदि तुम्हारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो बस सब्सक्राइब करके पढ़ो, और क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कर लो और आराम से पढ़ते रहो। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।